बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का जो दस्ता है वो ओलंपिक में मौजूद है। महमूद शहजाद को दूसरे मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ करने जा रही है कल से ब्रिस्टन बारबाडोस में। अगर हम ऑन पेपर देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा जो है हमें T20 की सतह पे वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में भारी नज़र आता है। पाकिस्तान को एज हासिल है क्योंकि आउट ऑफ 14 पाकिस्तान है 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो पाकिस्तान के क्या इम्कानात हैं, पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होगी कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को कोच किया, इंग्लैंड में जाके कोचिंग की, IPL में जाके दिल्ली डेयरडेविल के साथ उन्होंने बतौर स्पिन कंसल्टेंट अपना काम किया। इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ में भी उन्होंने स्पिन बॉलर से की तलाश का काम किया और वहाँ पे भी बतौर स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट और कोच के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। तो इनसे आइडियल शख्सियत हो नहीं सकती थी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त लेग स्पिनर, पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट मुश्ताक अहमद साहब। तो इनसे ज़बरदस्त शख्सियत हो नहीं सकती थी कि जिससे हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर सकें, साथ साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। तो इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है, सबसे पहले टॉप स्टोरीज। तो आइए देखते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला टकरा कल बारबाडोस में होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वेस्ट इंडीज सीरीज में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाएंगे। वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है तो कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करें। शाहिद अफरीदी नेपाल में होने वाली लीग में काठमांडू किंग्स 11 की नुमाइंदगी करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की महमूद शहजाद भी मेडल की दौड़ से बाहर हो गई। विमेन बैडमिंटन के सिंगल्स इवेंट में कौमी चैंपियन को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज की शिकस्त का बदला ले लिया। वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में आउट क्लास कर दिया। भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच। कृणाल पांड्या का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बायस मुलतवी कर दिया गया। CM बलूचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट के मैचेस का दूसरा रोज। गिलगित और बलूचिस्तान की विमेन टीमों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। शहरोज काशिफ का एक और कारनामा, K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए। बराए मेहरबानी मुझे में नौकरी पर रेगुलर किया जाए। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले वेट लिफ्टर तलहा तालिब की अपील। पाकिस्तान स्पोर्ट्स स्नूकर के खेल के साथ संजीदा नहीं। पैसे मिलने की हमारी तमाम उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। आलमगीर शेख। जी नाज़रीन, आपने आज की हेडलाइंस देखी और अब इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के चैंपियन राइट आर्म लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ हस्बे वादा मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त 92 के हीरो के जिनकी उम्दा बॉलिंग के जरिए पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप और 92 का एजाज़ अपने नाम किया, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है बतौर क्रिकेटर, बतौर कोच, वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ज़बरदस्त राइट आर्म लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब, पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए अपनी गुनागू मसरूफियात में से। बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। और आपने एक बड़ा एक अरसा गुजारा है वेस्ट इंडीज़ में भी, आपने वहाँ पे स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पर आप रहे, आपका एक्सपीरियंस को वहाँ से भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस सीरीज़ में जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल है। आउट ऑफ 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस वी हैव वन 11 T20 मैचेस। तो ये जो ऑन पेपर हम मजबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने T20 सीरीज में शिकस्त दी। किस तरह कंपैरिजन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वेस्ट इंडीज की टीम का मोमेंटम इस वक्त बहुत तगड़ा बना हुआ है। ये बड़ी खुश टीम है। एक गेल वापस आ गए हैं, ब्रावोस दोनों भाई वापस आ गए हैं, आपका पोलार्ड कैप्टन बन रहा है और उसके साथ एक दो यंगस्टर्स रखे हुए हैं। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त वो मैच भी खेल रहे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 2-2 सीरीज का मतलब आखिरी फाइनल हारे थे,
मगर 2 मैच 3 मैच उनके खिलाफ वो भी जीत गए थे। तो आई थिंक उनका मोमेंटम बना हुआ है। ये दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, 2020 स्ट्रॉन्ग टीम है, 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन है 2020 की। इसके बावजूद पाकिस्तान को मैं बैक इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इस वक्त तगड़ा है, और पाकिस्तान अगर स्पिनर्स के साथ खेलेगा, जैसे साउथ अफ्रीका ने इनको अभी हराया है, जो 2020 में जीत के गए हैं 3-2 से, वो शमशी और दूसरे जो पार्ट टाइम स्पिनर थे, उन्होंने बीच में आके बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। हालांकि 6 ओवरों में इनके 70 लगे होते थे, उसके बाद ये इनको 140 160-70 के अंदर आउट कर लेते थे। तो आई थिंक पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। पाकिस्तान के पास 2 लेग स्पिनर हैं, अमाद वसीम के शक्ल में है, हफीज की शक्ल में है, तो इवन नवाज बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान के पास स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है। आई होप स्पिन डिपार्टमेंट के अगर प्लान एग्जीक्यूट सही होंगे, विकेटों को देख के प्लानिंग अच्छी करेंगे, तो पाकिस्तान के पास बड़े चांसेस हैं जीतने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा मुझे भाई, आप ब्रिजटाउन पे यकीनन आपने खेला होगा बारबाडोस में, कल राशिद लतीफ हमारे साथ थे। राशिद भाई का ये कहना था कि जो ज्यादा इस बॉल को लूप देगा वो कामयाब होगा। आप से बेहतर इस हवाले से कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आप वहां खेले भी हैं, वहां पे आपने कोचिंग भी की है, तो स्पिनर से कितना रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा? देखिए, वेस्ट इंडीज की पिचों के ऊपर आपको तेज बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहां की पिचें ऑलरेडी स्लो होती हैं। क्योंकि जब आप स्लो बॉल करते हो तो वो इतने हार्ड हिटर होते हैं कि उनको टाइम नहीं देना आपने। आपकी बॉल के अंदर स्पिन जरूर होनी चाहिए, आपको स्पिन तो जरूर करना चाहिए। एक तो खिंचा हुआ गेंद करना चाहिए, खिंची हुई लाइन के ऊपर करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप उनको कट और पुल खिला सकते हैं। आप कट और पुल की तरफ अगर जाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं खेलते। अगर बॉल उनके एरिया में गिर गई, चाहे जितना मर्जी स्पिन हो रहा हो, वो छक्का ही जाएगा। फिर आप लोग खिंची हुई लाइन पे करना और थोड़ी तेज बॉलिंग करनी है। तेज बॉलिंग से क्या होता है, इनके पास टाइम नहीं रहेगा, और वहां की पिचें जो होती हैं वो गेंद को छोड़ती नहीं है। आप जैसे स्लो बॉल करोगे तो आराम से पिच के ऊपर आराम से आती है, और बैट्समैन को बहुत टाइम मिल जाता है उसको मारने के लिए। अगर पेस उसकी ज्यादा होगी तो वो पेस की वजह से जो थोड़ा स्पिन होगा वो ज्यादा लगेगा, और उनके लिए मुश्किल हो सकती है इस मामले में। तो फिर इसका मतलब मुशीबा ये हुआ कि अगर कोई लूप से गेंद करता है या ज्यादा एयर में फ्लाइट करता है, तो वो ज्यादा ईजी हो सकता है वेस्ट इंडीज बैट्समैनों के लिए। देखिए, आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको रिसेंटली देता हूं। जैम्पा है ना, जैम्पा जी, जैसे उसने स्लो छोड़ता था, वो उनके एरिया में वो छक्का मारो, जैसे वो उसको विकेटें मिली हैं। शमसी को देख लो आप, साउथ अफ्रीका का, उसने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं। जब उसने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं तो वो विकेटें लेने की उसकी वजह यह थी कि उसने गुगली नहीं की, उसने चैनामैन ही ज्यादा की, और उसने तेज बॉलिंग की। तेज बॉलिंग के ऊपर इनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि इनका फुटवर्क इतना तगड़ा नहीं होता वेस्ट इंडीज प्लेयर्स का। इनके बैक फुट और फ्रंट फुट जो है ना, वो ज्यादा क्रीज के ऊपर यूज नहीं करते। इनकी एक होती है, अगली टांग को खोलते हैं, और अगली टांग को खोल के बस वो मिड ऑफ से लेके मिड विकेट और मिड ऑन और एक्स्ट्रा मिड विकेट, इनके दरमियान ये छक्का मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनके एरिया में अगर बॉल गिर जाता है ना, तो आपको वो बहुत कम चांस होता है कि वो हवा में खड़ा हो, क्योंकि ये पावरफुल इतने होते हैं, इतने तगड़े होते हैं कि इनकी गेंद इनके एरिया में नहीं करनी, और फील्ड पोजीशन का बड़ा स्मार्टली इनके खिलाफ खेलना पड़ता है आपको। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट को ऊपर ले लिया जाए, पॉइंट का फील्डर ऊपर लेके अगर आप मिड ऑफ मिड ऑन और एक स्क्रीन के दरमियान में बॉलर के पीछे एक फील्डर रख दिया जाए, तो साइकोलॉजिकली ये फील्डिंग की वजह से ये अपनी गेम प्लान को चेंज करेंगे। जैसे आपने इनको गेम प्लान चेंज किया, आप इसका मतलब 70% आपने इनको अंडरमाइन कर दिया। सो आई थिंक दोज आर द वेरी स्मार्ट टैक्टिकल मूव यू हैव टू प्ले अगेंस्ट दोज प्लेयर्स। ठीक है, तो आपके ख्याल में कौन सा पाकिस्तान का बॉलर इतना इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे जेन्युइन जो राइट आर्म लेग स्पिनर है शादाब, वो उनका ज्यादा इतना बॉल अभी स्पिन हो नहीं रहा, वो प्रॉपर फिटनेस का उनको अभी हासिल नहीं है। उस्मान कादिर को हम खिला नहीं रहे। उस्मान कादिर को आपने बड़े करीब से देखा भी है। कादिर साहब के साथ, मरहूम कादिर भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दें, उनके साथ आपने काफी वक्त गुजारा। उस्मान कादिर आपके साथ मुल्तान सुल्तान में भी रहे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे हमें 2 लेग स्पिनर के साथ चले जाना चाहिए? जी जी बिल्कुल। अभी लास्ट मैच में देखिए, पहले ओवर में 16 रन पड़े थे उसको, उस्मान कादिर को, और आखिर में जो 3 ओवर में 16 रन दिए थे, 31 रन पे उसने 1 विकेट ली थी। उनको पता था, गोरों को ये पता था, क्योंकि मैंने उनकी कोचिंग की है, 6 साल उनकी कोचिंग की है। उनके मुताबिक कि आपका जो बॉलिंग, जो लेग स्पिनर जो विकेट टेकिंग होती है, विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है, उसको ऊपर उसको पहले अटैक कर दो। तो आई थिंक उस्मान कादिर ने कमबैक अच्छा किया है। देखें,
खेलने से बंदे को कॉन्फिडेंस मिलेगा। जितना खिलाएंगे वर्ल्ड कप से पहले उतना ही शादाब, उस्मान कादर, इमाद ने हालांकि 2-3 बॉल विकेटें ली हैं, छोड़ के की हैं। वहां की इंग्लैंड की पिचें, ऑस्ट्रेलिया की पिचें, साउथ अफ्रीका की पिचों के ऊपर आपको छोड़ के करना पड़ता है क्योंकि पिचेस आपको पेस देती है। वेस्ट इंडीज हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पे आपको पिच के अंदर मारना पड़ता है, मार के आपको स्पिन करना पड़ता है। तो आई थिंक उस्मान कादर, आप शादाब को, अमाद वसीम, ये तीनों अच्छा करते हैं। हफीज को बड़ा यूटिलाइज कर सकते हैं आप, क्योंकि उनके पास 4 खब्बे हैं, हेटमेयर, फोरन, निकलस फोरन, क्रिस गेल और लुइस। आपके 4 खब्बे ऊपर टॉप ऑर्डर पे हैं, तो हफीज के 4 ओवर आप ले लें, नवाज को आप उसको अमाद को खिला लें, 2 लेग स्पिनर खिला लें, आपके 16 ओवर बनते हैं। इस तरह 16 ओवरों में से अगर आप 12-13 ओवर भी स्पिनर पे यूज कर लेते हैं और एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ दो सीमर के साथ जाते हैं, तो आप इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो जो आपने स्ट्रेटेजी बताई यकीनन हम इसके हवाले से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी मुश्ताक भाई, शादाब का इस वक्त क्या इशू चल रहा है? क्योंकि शादाब, आपको लगता है कि वो इस वक्त जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था, और यही वो ब्रिजटाउन बारबाडोस का मैदान था कि जहां पे उनका डेब्यू हुआ और पहले ही मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए थे, तो आपको लगता है कि शादाब इस वक्त फुल फॉर्म में, फुल रिदम में, या आपको लगता है कि आपको कोई कमी नजर आती है उनकी बॉलिंग में? देखिए, उसको सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हुआ शादाब को, वो इसकी इंजरी की वजह से हुआ। पिछले 6 महीने में वो 4 दफा इंजर्ड होकर टूर से वापस आए हैं, और इंजरी के बाद बीइंग ए लेग स्पिनर आपकी बॉलिंग इतनी ज्यादा की नहीं होती। मैं तो हमेशा ये शादाब से, क्योंकि मैं काम करता हूं इन बच्चों के साथ, तो मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि जब तक आप लंबे ओवर्स 4 डे क्रिकेट में नहीं करते एज ए लेग स्पिनर, आपको अपनी गेम की अवेयरनेस नहीं पता चलती। क्योंकि शादाब जब नए नए आए थे तो उस वक्त इनकी गुगली और लेग ब्रेक बहुत मुश्किल थी। अब जैसे जैसे आप सीनियर होते हो, जैसे जैसे हम खेलते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है। और साथ शादाब का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, जैसे हमें शाहिद अफरीदी की तरफ से मिलता था कि बैटिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, तो शादाब की बॉलिंग का जो थोड़ा सा नीचे ग्राफ आया है, वो उसकी फिटनेस की वजह से आया था। अब जैसे जैसे आपने देखा इंग्लैंड में मैच, जैसे जैसे वो खेल रहा था, उसने एक मैच जो पाकिस्तान जीता, उसने 3 विकेटें ली, और वो 3 विकेटें लेने के ऊपर पाकिस्तान मैच जीता है। हालांकि मार पड़ी है उसको, मगर लेग स्पिनर का काम ही विकेटें लेना है, उसको मार पड़े जो डज नॉट मैटर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें इनके रोल क्लियर करने पड़ेंगे कि आप विकेट टेकिंग, जैसे इमरान भाई मुझे हमेशा कहते थे वर्ल्ड कप में भी, जब भी मैं उनके साथ 3 साल खेला हूं, वो मुझे हमेशा कहते थे, मुशी यू आर माई विकेट टेकिंग बॉलर, आपको कितनी मार पड़ती है ये डज नॉट मैटर, आपसे 3-4 विकेटें मुझे चाहिए। तो शारजा जैसी विकेटों के ऊपर इंडिया के खिलाफ मैं 2-3 विकेटें ले लिया करता था, अल्लाह की मेहरबानी से मिडिल में। तो शादाब का अब रोल अच्छा है, ये फिट हो रहा है, इसने आखिरी 2-3 वनडे में अच्छी बॉलिंग की है 2020 में, ये कॉन्फिडेंस लेवल इसका जाएगा आगे तक। इसके साथ उस्मान कादर हैं, इसके साथ दूसरे स्पिनर हैं, तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान के पास इस वक्त जो स्पिन डिपार्टमेंट में है ना, अगर इनको अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो पाकिस्तान किसी भी टीम को चैलेंज कर सकता है। अच्छा मुझे भाई, साथ फिटनेस के अलावा आपको लगता है कि किसी ने, पता नहीं किसने उनके जहन में ये बात बिठा दी है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं? ठीक है, वो बॉलिंग को अगर अपनी फोकस करें और बैटिंग को ज्यादा इतनी तरजीह ना दें जितनी वो बॉलिंग को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी बैटिंग को भी इक्विवेलेंट टाइम दे रहे हैं। आपके होते हुए भी अगर वो अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं लेकर आ सकते हैं, तो आप इसको किसका कसूर कहेंगे? देखें, हमारा काम होता है कि थोड़ा देर, जिस तरह मैं कंसल्टेंट हूं, अभी तो अभी पिछले 3-4 महीने से 4 महीने से हमने काम नहीं किया इकट्ठे। हमें फोन पे जरूर बात होती है, फोन पे बात हम एक दूसरे से शेयर जरूर करते हैं, बट ऑब्वियसली यू नो लाइक जो आपके साथ जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं टीम के साथ, तो आपकी जो टीम के साथ जो आपके माइंड सेट होता है, जो कोचेस आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका बड़ा रोल आ जाता है फिर बीच में, फिर आपको इंटरफेरेंस नहीं करनी पड़ती। तो 2 चीजें आपने सवाल किए हैं कि देखें, एक इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के पास, डू यू थिंक सो, इस वक्त कोई स्पिन डिपार्टमेंट में कोई सपोर्ट करने वाला है? नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप टूर के ऊपर होते हो, आपने पिचेस को रीड करना होता है, ऑपोजिशन के बैट्समैन को देखना होता है, साइकोलॉजिकली सम टाइम आपको माइंडसेट से खेलना पड़ता है स्पिनर के, आपको ये चीजें मैटर करती हैं। तो पूरी दुनिया में स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर लोग तवज्जो दे रहे हैं, उनको पता है 3 वर्ल्ड कप ऊपर नीचे आने, और तीनों वर्ल्ड कप के दरमियान स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक इसके लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ कोई काम करने वाला जरूर हो। सकलैन बड़े अच्छे काम कर रहे हैं नीचे अपना आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो आई थिंक ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन है उसके मुताबिक, जो जैसे वकार यूनुस है, वकार यूनुस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ही इज अ वेरी गुड कोच। मतलब मेरे साथ जब भी उनके साथ कोई बॉलिंग की बात होती है तो वो बड़े अच्छे, कई दफा स्पिनर्स को बड़ा अच्छा हेल्प कर रहे होते हैं। मगर अली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि ये माइंड सेट होता है ना, फील्ड पोजीशन
प्रिपरेशन, टेक्निकल चीजें, आपको टूर के ऊपर परफॉर्मेंस कैसे लेनी होती है, आपका जो स्पेशल कोचेस होते हैं ना, वो उनका ट्रैवलिंग करना लड़कों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। अब पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये चल रहा है सिलसिला, क्योंकि लोग तैयारी के लिए बैठे होते हैं। तो ये तो एक तो माइंडसेट ये चेंज होना चाहिए। दूसरा, जो आपने कहा कि वो बैटिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो देने लग गया है, आई थिंक उसको थोड़ा सा एहसास है। शदाब वेरी स्मार्ट, बड़ा स्मार्ट बच्चा है, उसको अपनी गेम का बहुत पता है। वो क्या है कि इंजरी की वजह से वो बेचारा बॉलिंग के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे सका, मगर अब उसको रियलाइजेशन है कि मैंने अगर 10 ओवर खेलने, 10 ओवर करने हैं, 4 ओवर 2020 में करने हैं, 50 ओवर में 10 ओवर करने हैं, तो मुझे अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा अपने एक्शन को चेंज करना पड़ेगा। मैं उसको हमेशा कहता हूं कि देखो, रिपीटेबल एक्शन जो होता है ना, वो रिपीटेबल एक्शन आपको एक अंडर प्रेशर आपकी मदद करता है। जैसे कहते हैं ना अली, जिसकी बेसिक्स तगड़ी होती है ना क्रिकेट में, वो अंडर प्रेशर उसकी बेसिक्स उसको मदद करती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस भी स्पिनर के ऊपर मैं काम करता हूं, जिस स्पिनर के साथ अल्लाह का शुक्र है, उसकी बेसिक्स के ऊपर काम करें। जितनी आपकी बेसिक्स तगड़ी होंगी, जितना आपका एक्शन रिपीटेबल होगा, आप अंडर प्रेशर वहां पे गेंद फेंकना चाहोगे, जहां पे फेंकना चाहते हो वो गिरेगा गेंद आपका। तो आई थिंक ये ओवरऑल पैकेज है जिसको आपको हर दफा, जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी ले लो, जितनी मर्जी एक्सपेंसिव गाड़ी ले लो, उसकी फाइन ट्यूनिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, और फाइन ट्यूनिंग के लिए फिर वो उसका ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी साथ साथ होना चाहिए, उसका मैकेनिक भी साथ होना चाहिए। लेकिन अब मैकेनिक या इंजीनियर को हम यहां छोड़ गए और गाड़ी को वहां दौड़ा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा तजाद आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं देखिए, ये तो देखिए, हम तो डेफिनेटली ये, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा ना कि कई दफा हम ये चीजों को एक्नॉलेज नहीं करते। दे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हमारा काम है, जैसे मैंने अंडर 19 का कैंप लगना है, अभी वेस्ट इंडीज टीम जो जा रही थी टेस्ट मैचों की, 4 स्पिनर थे हमारे, यासर था उसके साथ, कराची में जो कैंप लगा हुआ था, मैं और सकलैन उधर बहुत काम किया उनके साथ, अल्लाह का शुक्र है, एंड दे हैड अ वेरी गुड टाइम। हमने भी इंजॉय किया। टूर के ऊपर जैसे इंग्लैंड वाले मुझे यूज करते थे, स्वर्ण के लिए, मोइन अली के लिए, मॉन्टी पेनासर के लिए, वो मुझे लेके जाते थे, प्रिपरेशन करवाते थे, टूर शुरू हो जाता था, 1-2 मैच खिलाते थे, उसके बाद मेरा टाइम ऑफ हो जाता था, तो फिर उसके बाद जो मेन बॉलर होता था, मेन बॉलिंग कोच होता था, वो टेक ओवर कर लेता था। अच्छा, आपने बात की अभी, जी मुशी भाई, आपने अभी बात की आपने यासिर शाह की, अभी मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विकली मुझे जरा बता दीजिएगा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ब्लेस है कि पाकिस्तान को एक तरफ अगर शादाब का साथ हासिल है, दूसरी तरफ उस्मान कादिर हैं, फिर यासिर शाह हैं, जाहिद महमूद हैं। आपकी नजर में ये इन चारों में क्या सिमिलरिटी है या आपके नजर में इनमें चारों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, चारों की डिफरेंट वेरिएशन है, चारों के एक्शन डिफरेंट है। यासिर बहुत कंसिस्टेंट है, यासिर टेस्ट मैच का लंबा बॉलर है, आपकी उसकी देखें, उसकी लाइन लेंथ सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 2020 में सम टाइम लेग स्पिनर का गंदा गेंद आपको विकेट दिलवा देता है, जिसके ऊपर उस्मान कादिर अभी तक देखे ना कंसिस्टेंटली वो 6 बॉल एक जगह पर अगर नहीं फेंक सकता, उसका कई दफा गंदा गेंद भी आपको विकेट दिलवा देता है, फुल टॉस हो या लॉन्ग हो। तो आई थिंक ये बगैर उसके पास, उस्मान कादिर के पास उसका गुगली बहुत तगड़ा है, उसका फ्लिपर अच्छा है। शदाब अब थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी आ रही है, उसकी स्पिन में इजाफा करने की जरूरत है, उसकी गुगली थोड़ी सी बंद हो गई है, उसकी गुगली तगड़ी करनी पड़ती है। जाहिद महमूद की जो बात कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव है, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे डेब्यू किया, आपने देखा उसने 3-4 विकेट लेके एकदम दिखा दिया। तो पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद स्पिनर्स एट द मोमेंट, और स्पेशली लेग स्पिनर के साथ। और आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर भी 3-4 आपके पास बैठे हुए हैं, आपके पास ऑफ स्पिनर सजाद आए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ा ब्लेस है। इनको यूटिलाइज कैसे किया जाना चाहिए, इनके रोल क्या है, ये बड़ी फाइन लाइन है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है। ऑलराइट, हम बात करते हैं लेग स्पिनर के हवाले से, और मुशी भाई से बेहतर इस पे कोई रोशनी डाल नहीं सकता। मुशी भाई, अब इसको रैप अप करते हैं इस T20 सीरीज को। आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहिए पाकिस्तान? अगर टॉस जीत जाता है, जो भी टीम टॉस जीतती है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, ये मैं पूछूंगा मुशी भाई से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सीरीज के हवाले से, और अब रैप अप करेंगे इस T20 सीरीज को। मुशी भाई, ब्रिजटाउन बारबाडोस में आप मैच खेले होंगे और आपने यकीनन वहां पे कोचिंग भी की है। टॉस जो भी टीम जीतती है उसको पहले क्या डिसाइड करना चाहिए? अली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि आप चेज करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो कि डिफेंड करने में कंफर्टेबल फील करते हो। तो मेरा अपना जाती ख्याल है, जो पाकिस्तान की जो मैं बैटिंग देखता हूं या पाकिस्तान की बॉलिंग देखता हूं, तो जो अगर स्पिनरों के ऊपर आपने जाना और वेस्ट इंडीज की टीम को सामने रख के जाना है,
तो मैं तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग पहले करूंगा, और बैटिंग करके मैं अगर 160 भी करता हूं तो मेरे पास चांस है कि मैं बीच में स्पिनरों के ऊपर अटैक करके मैं इनको बीच में फंसा सकता हूं। क्योंकि अगर इनका स्कोर ज्यादा हो जाता है, 160 प्लस कर देता है, अगर मैं अपनी बैटिंग पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, और लड़कों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मिडिल में, जैसे कि हमारे लगता है कि मिडिल में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर 140 भी कई दफा वो 170 बन जाता है अगर एक दो विकेटें ऊपर नीचे गिरे। तो मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज कंडीशन को देखते हुए पूरी टीम रखे रहे अपने, मैं अगर डिसीजन लूं तो मैं टॉस जीतकर मैं बैटिंग पहले करूं और उनको चेस करने का मौका दूं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये 5 मैचेस की सीरीज थी, अगर ये 2-2 से बराबर हो जाती है, तो आपको लगता है सीरीज का असल मजा नहीं आएगा? एक मैच जो कम कर दिया गया, बतौर क्रिकेटर आपको कितनी इससे मायूसी हुई? आप समझते हैं कि ठीक है फैसला कि किसी और के लिए हमने जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं और हमने यहां पर आके एक मैच को सैक्रिफाइस कर दिया? नहीं अली, आई थिंक इसमें थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखा जाए ना, तो आप जब टूर कर रहे होते हो तो जैसी सिचुएशन आजकल कोरोना की है, इसकी वजह से काफी लोगों को कई चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। मैं तो सब पार्ट रह चुका हूं, इंग्लैंड में भी गया हूं टीम के साथ पिछले साल, और अभी भी PSL में भी, और जो इधर उधर 2-3 सीरीज हुई उसमें आप यकीन करें इट्स वेरी टफ। तो कई दफा ये एक आध मैच छोड़ने से कोई मसला नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज 4 मैच इस टीम के खिलाफ हमें मिल जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो हमें काफी पता चल जाएगा हमारी टीम कहां पे खड़ी है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने 92 की बात की थी, इमरान भाई की आपने एग्जांपल दी थी, और क्या उनकी कैप्टनसी पे बात करना ही सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन ये जिस एरा में आपने क्रिकेट खेली है, मैंने आपके UBL के मैचेस बहुत ज्यादा फॉलो किए हैं, देखे हैं मैचेस, बड़ा एक मुश्किल कॉम्पिटेटिव क्रिकेट उस जमाने में होती थी। कल हमारे साथ राशिद लतीफ साहब मौजूद थे, वो भी आपके साथ UBL से खेले, आपके बैंक के विकेट कीपर रहे। उनका ये कहना था कि बाबर आजम को 90s की दौर का कप्तान बनना पड़ेगा। आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं, और आप क्या समझते हैं कि क्या उनमें इतनी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो 90s के कैप्टन बन सके? आखिरी मैच जो पाकिस्तान हारा है उधर मैनचेस्टर में, आप देखिएगा बाबर का जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो मिड ऑफ पे फील्डिंग खुद करने गया। आप ये लीडर जब फ्रंट पे लीड करता है ना, तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखेंगे बाबर मिड ऑफ के ऊपर उसने जाके कैच किए, दो कैच जाके कैच किया, और कैच पकड़ने के बाद जो वो बाबर की साफ पता चल रहा था कि आई वांट टू बी अग्रेसिव कैप्टन। और उसने अब बैटिंग में भी कई दफा आप देखा कि आप वो रिजवान से पहले जाके वो शॉटें मारने लगता है। तो आई थिंक उसको माइंड द पैसेज ऑफ टाइम का उनका डेफिनेटली एडवांटेज आएगा। किया है बैट के जरूर आपको पीछे रहना चाहिए, कब अटैक करना है कब अटैक नहीं करना, किस वक्त किस बॉलर को लेके आना है आखिरी मैच। ठीक है। अच्छा, मुशी भाई बाबर की बात भी मुशी भाई बाबर की बात भी कर रहे हैं, और बाबर आजम ने भी गुफ्तगू की है। जरा बाबर आजम की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, जरा मुशी भाई से कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, तो कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और अपनी बेंच टेस्ट चेक करें। तो जो बुरी चीज़ें की हैं वहाँ पे, जो मिस्टेक्स की हैं उससे हम सीखे हैं, बैठे हैं, बात की है, डिस्कस की है, तो कोशिश करेंगे वो चीज़ रिपीट ना करें। शर्जील खान टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, और कोशिश करेंगे कि उनके लिए अगर उनको हम खिलाएंगे तो ऊपर वाले नंबर पे ही खिलाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे टर्निंग विकेट है, और यहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिलती है, और ये भी हमारे जहन में है और डिस्कस किया है हमने। तो हमें लगेगा तो हमें कम्बिनेशन के साथ चलेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रॉपर मैचेस दिए जाएं स्पिनर्स को भी, और वर्ल्ड कप वही पास है, तो हम अपना डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने बाबर आजम की गुफ्तगू सुनी, और अभी बाबर आजम की गुफ्तगू से पहले मुश्ताक भाई बात कर रहे थे रिजवान के हवाले से। मुश्ताक भाई बताएगा कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की, टाइटल जितवाया मुल्तान सुल्तान को अंडर योर सुपरविजन। किस तरह देखते हैं रिजवान को? अगर रिजवान को, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि रिजवान को भी कैप्टनसी दी जा सकती है। देखें, रिजवान में लीडरशिप क्वालिटी डेफिनेटली है, मगर बाबर और रिजवान की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इनको मैं दोनों को जानता हूं, ये बहुत एक दूसरे के साथ बात करके फैसले करते हैं। बाबर की जैसे जैसे उसने कैप्टनसी ली, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है नीचे नहीं गिरा। अब सीख जाएगा, जैसे आखिरी मैच की मैंने
बात की कि आखिरी मैच में उसको नजर आ रहा है। अभी बाबर को आहिस्ता आहिस्ता टाइम लग रहा है, वो ही अंडरस्टैंड हिज डिसीजन मेकिंग नाउ। तो आई थिंक बाबर का और रिजवान का और शादाब का तीनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है व्हाइट बॉल का शादाब, और ये टेस्ट मैचों का उसका वाइस कैप्टन है, और ये बाबर उसकी उनकी दोनों की राय को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक तीनों का केमिस्ट्री बहुत मिलती है आपस में, तीनों एक दूसरे को जानते हैं। तो इसमें कैप्टनसी को हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, हमें तो ज्यादातर डिस्कस ये करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ कैसे वर्ल्ड कप से पहले हमारी टीम कैसे खड़ी हो सकती है। ठीक है, और मुल्तान सुल्तान के लिए क्या कहेंगे कि पहली ही दफा में बड़ी जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दी और टाइटल जीतना, मैं पहला टाइटल इनफैक्ट अपना जीतने में कामयाब हुए। साथ साथ हम ये देख रहे थे कि आप लोग बाउंड्री के बाहर से भी कोई नंबर्स वगैरह लगा रहे थे, वो क्या मतलब सीक्रेट था वो? ये देखें, एक तो क्रेडिट तो सारी टीम को जाता है, रिजवान को बहुत क्रेडिट जाता है, उसने बड़ा अच्छा लीड किया और हर बंदे ने अपना रोल अदा किया। बाकी कोचेस को भी बहुत जाता है, अजहर महमूद को बहुत जाता है, उसने फास्ट बॉलरों के साथ बहुत अच्छा काम किया। ये आलमगीर तरीन साहब को इसका क्रेडिट जाता है। मैंने और एंडी ने ना शुरू में हमने, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमारा में क्या है कि जो हम नंबर्स की गेम खेल रहे हैं बेस के ऊपर है। हम क्या करते हैं कि अगर आप बैटिंग करने खिलाफ आए हो, मुल्तान सुल्तान के अगर शोएब मलिक आता है या कामरान अकमल आता है या हफीज आता है, कोई भी आता है, तो हम उसका डेटा निकालते हैं कि कौन से बॉलिंग के खिलाफ वो कमजोर है। अगर उस कमजोर बॉलिंग के खिलाफ उसको डेटा, उसकी स्टैट्स अच्छे नहीं है, तो हम बाहर नंबर लगा देते थे कि 8 नंबर अगर धानी का है और पता लगता है कि जी ये प्लेयर धानी को अच्छा नहीं खेल सकता, धानी के कैलिबर का नहीं है, तो उसको हम धानी को कहते थे, कप्तान को, कि इसको ले आओ। तो ये आलमगीर तरीन साहब ये आइडिया लेके आए थे न्यूयॉर्क से, वो जो बेसबॉल में चलता है, वो बेसबॉल का आइडिया पहले मुझे और एंडी को समझ नहीं आई, फिर उसके बाद जब हमारे समझ में आई तो हमने थोड़ा सा इसको रिव्यू किया, और उसके बाद रिव्यू करने के बाद अंदाजा हुआ कि दैट कैन बी इफेक्टिव। और अभी आपने देखा इंग्लैंड वाले अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये ऐसा कर रहे हैं वो। ऑलराइट, और सिंपली वी कैन कॉल इट आलमगीर तरीन बेहतरीन, क्योंकि ये आइडिया जो है वो काम कर गया। अच्छा मुश्ताक भाई, जो मुल्तान सुल्तान का कहते हैं ना कि अगर बेंच स्ट्रेंथ पे बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हों तो उससे भी प्लेयर्स पे बहुत प्रेशर आता है। सबसे ज्यादा बड़े बड़े नाम जो थे वो शायद मुल्तान सुल्तान के पास थे, आप थे, एंडी फ्लावर थे, फिर जो है वो अब्दुल रहमान भाई थे, इसके साथ साथ अजहर महमूद थे, तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। मैनेज किस तरह से किया डग आउट को, क्योंकि सारे बड़े बड़े नाम है, सारे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले, सबको ही बहुत क्रिकेट की जानकारी है। अली, ईगो मारनी पड़ती है अपनी, आपको अपने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। जब भी कोच बनने के सबसे बड़ी कामयाबी का राज कोच बनने के बाद है कि आपको अपनी किट उतारनी पड़ती है कि मेरा टाइम खत्म हो गया। मैं जब ये चारों, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी, एंडी को और मैं तो 6 साल हमने इकट्ठी कोचिंग की है ना इंग्लैंड की, हमने 6 साल लगातार, हमारी दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद अजहर और अब्दुल रहमान थे, उन्होंने बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप एज ए हेड कोच राय लेते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके ऊपर जो नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात नहीं मानी जा रही, मगर उसके बावजूद मैं एंडी के डिसीजन को ऑन करता हूं, तो ये एक बहुत अच्छा और कॉम्बिनेशन लीथल बन जाता है। और उसके ऊपर अली आखिरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब ये 4 बड़े नाम होते हैं, जब आपकी ईगो खत्म हो जाती है और आप एक दूसरे की बात की रिस्पेक्ट देते हो, तो फिर फैसले करना आसान हो जाते हैं और फिर अल्लाह की रहमत भी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। अच्छा, अब अजहर महमूद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि एंडी फ्लावर को पाकिस्तान का नेक्स्ट कोच होना चाहिए, आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? देखें, अभी इट्स टू अर्ली टू से। मैं तो कई दफा वकार यूनुस को बहुत क्रेडिट देता हूं कि उसने कमेंट्री छोड़ के, एयर कंडीशन के कमरे को छोड़ के, और उस कमेंट्री बहुत अच्छी करता है वो, उसको पैसे भी उसमें ज्यादा है, मगर वो आके बीच में लोगों को, अपने बॉलर्स की मदद कर रहा है। फेलियर और सक्सेस अली एक तरफ है, अगर वो जाके इतना बड़ा प्लेयर आके मिसबा की अंडर कैप्टनसी, अंडर हेड कोच वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि उसको क्रेडिट देना चाहिए हमें। और दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कहना चाहता हूं, जब बड़े बड़े नाम जैसे सकलैन है, जैसे यूसुफ है, जैसे इजाज अहमद है, ये नीचे ग्रास रूट पे अली काम कर रहे हैं, कैंप लग रहे हैं अंडर 19 के, मैं इनके साथ जाता हूं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अक्सर हम ड्राइवर को कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, अपने प्लेयरों को भी कंप्लीमेंट्स देना चाहिए जो लेजेंड्स हमारे नीचे आके काम कर रहे हैं। मुश्ताक भाई थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, लेकिन ये कि हम क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे, हम तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तैयार है। आप क्या आपस के प्लेयर नाराज हो जाते हैं कि जी मेरे डोमेन में दूसरा आके क्यों काम कर रहा है? मैंने अभी आपको क्या कहा कि ईगो मारनी पड़ती है, ईगो अली मारनी, मकसद जब एक हो ना, कि अब मेरा मकसद सकलैन का, यूसुफ का, इजाज अहमद का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ हमने तगड़ी करनी है, हमने ग्रास रूट से जाके मेहनत करके लड़कों को उठा के उनको ग्रूम करके, नॉट ओनली एज ए क्रिकेटर, एज ए इंसान भी, एज ए लीडरशिप भी उसके अंदर डाली जाए, जो हमारा एक्सपीरियंस है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है अली, तब तक कभी भी कौमें खड़ी नहीं होती या टीमें खड़ी नहीं होती जब लोगों के मकसद अपने अपने अलहदा होंगे,
मकसद एक होना चाहिए और डिसीजन मेकर के पीछे लग के बंदा गलत हो या फैसला सही हो उसको ऑन करना चाहिए, फिर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतना अच्छा बोलने लगे, इतना खूबसूरत आप बोलने लगे, क्योंकि मैं तो उस मुश्ताक अहमद को जब से जानता हूं कि जब बासित अली की कप्तानी में अंडर 19 में मुश्ताक अहमद का नाम आया, रामदास टीम लेकर आए और जडेजा को आपने बहुत तंग किया, इतनी ज्यादा आप उनके साथ मजाक करते थे, वो मुश्ताक अहमद याद आता है आपको या वो मुश्ताक अहमद जो है वो बस निकल गया है? देखिए, मैं हमेशा लिए कहता हूं कि इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है, उसको मरने नहीं देना चाहिए, वो बच्चा जिंदा रहना चाहिए। मैं अभी भी अल्लाह का शुक्र एंजॉय करता हूं ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के साथ। बच्चा बनना पड़ता है आपको, अगर आपने बच्चों का मेंटल लेवल समझना है तो उनके लेवल पे आना पड़ेगा। कभी भी कोचिंग में या उस्तादों में जब आप बन जाते हैं तो आप जब लेवल के कहते हैं ना कि वो मेरे लेवल पे आए, नहीं, आपने नीचे लेवल पे जाके हाथ पकड़ के ऊपर लेके आना होता है बंदों को। तो आई थिंक जो आपने बात की है, अभी भी फन करते हैं, अभी भी मजाक करते हैं, क्रिकेट को ऑफ करना भी सीखना चाहिए। टूर्स के ऊपर लोगों के ऊपर प्रेशर ऑफ करने के लिए यू हैव टू हैव अ फन, और फन करने के लिए अली जैसे आपने कहा शरारतें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या कहते जडेजा को, आपकी इंडिया के साथ आपकी बड़ी जबरदस्त रही है, मुझे याद है वो पूरा टूर बड़ा जबरदस्त था जिसमें आप खेले, वकार यूनुस खेले, बासित भाई कप्तान थे, जहूर इलाही भी खेले, फिर इंजमाम भी 1-2 मैचेस के लिए आए, आगा जावेद उस टूर की दरियाफ्त थे, फिर इंडिया से नैन मोंगिया खेल रहे थे, वहां से जडेजा आए, पंजाबे थे, आशीष विस्टन जैदी थे, अकरम कादरी जैसे बॉलर थे, तो वो पूरी सीरीज अभी तक मुझे याद है आप लोगों की इतनी जबरदस्त क्रिकेट हुई थी वो। तो क्या तंग किस तरह से करते थे इंडियन टीम को? और छेड़ा करते थे उनको सुबह कह देते थे कि वकार यूनुस आ रहा है, हमने प्लान बना लिया कि तुम्हें आउट नहीं करना, तुम्हें मारना गेंद, आप गेंद मारेंगे तुम्हें बीमर मारेंगे। जैसे आप बीमर मारने का मतलब है कि आपके फुल टॉस ही आपके हेलमेट में मारेंगे। आप जडेजा बड़ा शरारती था, वो भी बड़ा शरारती था, वो आगे से कहता था यार मेरी बात सुनो, मुझे सिंगल दे के उधर ले जाना, बाकी जो आएगा उसको मार लेना, मुझे छोड़ देना बस। तो ये इस तरह शरारतें करते थे। जैसे पिच के ऊपर अभी मैं जडेजा के पास से गुजरा हूं तो मैंने कहा यार जडेजा, इस पिच के ऊपर वकार ने बाउंसर करना है, इसका बाउंसर उठना नहीं है, ये नीचे रह जाना, तुमने नीचे बैठना है तो बॉल ने भी नीचे बैठ जाना, आप क्या करोगे? अब वो ड्यूरिंग द मैच जब आप साइकोलॉजिकली उनके दिमागों में ये बात डालते ना, तो शाम को आके फिर जडेजा मुझे बड़ा तंग करता था, कहता आज खाना नहीं खाने दूंगा तुझे। ठीक है, मैं कहता मुझे जदू तो कहता था खाना इसलिए कि तू सारा मेरा। जी क्या कह रहे? जी आप कंटिन्यू करें मुशी भाई। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि तुमने बैटिंग करते हुए मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि छोड़ना है बाउंसर के, खेलना है। ये छोटी छोटी चिलाकियां हम करते थे, अंपायरों को बोल देते थे, तो अंपायर ये बहुत हमने एंजॉय किया। और उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उसके बाद तो जडेजा से हम एक्टिंग करवाया करते थे कमरे में बैठ के। मैं डायरेक्टर बन जाता था और उसको मैं एक्टिंग करता था। बाद में उसने मुझे बताया भी है कि मैंने 2 मूवीज की हैं, इंडियंस मूवी की। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब जडेजा साहब एक्टिंग करवाते थे तो उनकी जो हीरोइन थी सेलिना जेटली, वो कौन था? नहीं, वो उनको ख्याली पुलाव करना पड़ता था, उनको हवा में एक करैक्टर करके दिया करते थे। अच्छा तो मुश्ताक, बहुत मजा। अच्छा मुश्ताक भाई, मेरे पास 1 मिनट रह गया, क्विकली 2 छोटे-छोटे सवाल है। वो आपके वो जो जिस तरह आपकी एक पर्सनैलिटी है कि जबरदस्त आप बॉलर है, सारा बहुत ही आप फनी, आप टीम को बड़ा आप एंजॉय भी कराते थे। ये बताइएगा कि आज मैं जो एक जो रिकॉर्ड बताने जा रहा हूं वो शायद इससे पहले कभी भी आपके हवाले से रिवील हुआ नहीं, क्योंकि जितनी अच्छी आप बॉलिंग करते थे, जितनी आपके बाजुओं में ताकत थी, जितनी आपके हाथ में ताकत थी, मैंने सुना है कि दुनिया में कोई भी इतना अच्छा मसाज नहीं कर सकता जितना अच्छा मुश्ताक अहमद मसाज करते थे। अल्लाह ताला ने एक हुनर आपको ये भी दिया हुआ है। ये बड़ी खुफिया बात है, ये किसी को नहीं पता है, ये सईद भाई को पता है। बैटिंग करने से पहले सईद भाई मुझे जरूर बुलाते थे कि यार मुशी मेरे कंधे थोड़े से दबा दो कि मेरे दर्द हो रही है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं बड़े शौक से ये काम करता था, इसलिए कि मुझे अच्छा लगता था कि अपने साथियों को कभी किसी के सर मसाज कर रहा हूँ, कभी किसी को कर रहा हूँ। बल्कि ब्रॉड को मैंने एक दफा जिमी एंडरसन को इंग्लैंड में बैठे मैंने हल्का सा उसका सर में मसाज किया, तो मुझे क्या कहता है कि अगर मुशी इफ योर कोचिंग इज ओवर लेट मी नो, वी कैन ओपन अ हेयर ड्रेसर शॉप इन इंग्लैंड, सो यू कैन बी अ मसाजर, आई कैन बी अ हेयर ड्रेसर आल्सो। देखिए ये किसी ने आपके बारे में आज तक बताया नहीं होगा ऑन एयर। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा सही पकड़ा आपने, बिल्कुल अच्छा, बैटिंग में भी आप मजाक करते हैं। वो ऑकलैंड टेस्ट में क्या हुआ था कि वो पहली बॉल पर आउट हो गए, बोल्ड हो गए, फिर स्लिप में कैच हो गए, दोनों बॉलें नो बॉल हो गई, फिर तीसरी बॉल में फिर आप आउट हुए और आगे फिर आपने इंजमाम को कहा कि बड़ा अच्छा बॉल मेरा मिडिल हो रहा था, तो इंजमाम ने कहा यार 3 बॉलों में तुम 3 दफा आउट हुए हो, तो कहां से तुम्हारा बॉल मिडिल हो रहा था? तो फिर उसमें आपने टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मोरल बढ़ाने के लिए कहा कि मैं तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था ताकि तुम लोग का कॉन्फिडेंस गिरे ना नीचे। बिल्कुल ऐसी बात
थी, बल्कि जो अभी कराची में पाकिस्तान बादशाह मेरी और इंजमाम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो हम आखिरी विकेट पे 59 या 57 किया था, तो मैं क्रीज के ऊपर गया, तो मैच आखिरी विकेट थी, तो 57 रन चाहिए थे, तो मैंने इंजी को जाके पता क्या बोला पहली बॉल खेल के, मैंने कहा ऐसे करो, तुम शेन वॉर्न से फंसे हुए हो, तो शेन वॉर्न को मुझे हैंडल करने दो, फास्ट बॉलरों को तुम करो। तो इंजी एकदम हंस के कहने लगा आगे से, गुस्से से भी और हंसा भी, कह रहा है यार मेन बैटर मैं हूं कि तुम हो। तो उसके ऊपर कई दफा अली आपको बैटिंग करते वक्त, बॉलिंग करते वक्त हमें एक दूसरे के ऊपर से प्रेशर ऑफ करने के लिए चीजें करनी पड़ती थी। मैं 4 दफा एक ओवर में आउट हो गए, जब इंजी के पास गुजरा है तो इंजी ने कहा क्या हो रहा है, मैं कहा फ्लैट पिच है इंजी, बिल्कुल फ्लैट पिच है। तो आगे से कहता है यार 4 दफा आउट हुए। बाद में मैंने कहा कि मैं इंजी इसलिए बताया था कि तू जाके कहे मैं तो टेल अंडर हूं, तू जाके मेन बैट्समैन है, तेरे जेहन में ये ना है कि कुछ हो रहा है विकेट के ऊपर। मेरा मकसद ये था कहने अच्छा, का। आखिरी मेरा सवाल है, आपने बहुत सारे कोचेस के साथ काम किया, मिकी ऑर्थर को आप किस तरह रेट करते हैं? मिकी ऑर्थर, एंडी फ्लावर और वॉटमोर, बॉब वुलमर, ये 3-4 कोचेस को आप किस तरह रेट करते हैं? आपने सबके साथ काम किया है। जी सारे बहुत अच्छे हैं। मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा अच्छा एंडी फ्लावर के साथ हुआ है। एंडी फ्लावर इज अ वेरी गुड कोच। उसकी वजह यह है कि he relies on people। वो ऑनरशिप देता है कि 6 साल मैंने और एंडी ने काम किया है, तो अगर मैंने कोई उसको बात कर दिया तो उसने उसकी ऑनरशिप ली है। ये हेड कोच की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या होती है? ही हैज टू बी अ गुड लिसनर, और सारों की बात सुन के फिर डिसीजन अच्छा करे, ये सबसे अच्छी बात है। तो एंडी, आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद एंडी। ठीक है, थैंक यू सो मच मुशी भाई, आपने वक्त निकाला और मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा इस इंटरव्यू को, और मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। क्या बहुत सारी बातें आपके साथ हमने रिवील की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, ये थे मुश्ताक अहमद साहब जो हमारे साथ आज के शो के मेहमान थे। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। कल रात 11 बज के 5 मिनट तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।